हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शशांक शेखर है और हम एक क्रैश कोर्स करा रहे हैं केमिस्ट्री पे आने वाले जेई एग्जाम के लिए। और ये हमारा 11वां दिन है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो एक थर्मोडायनेमिक्स का सब पार्ट है जिसका नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। तो ये है सिलेबस थर्मोकेमिस्ट्री के लिए। ये एनटीए ने सिलेबस को निकाला है जेई के लिए। और ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए। अगर हम एस्केवेटेज की बात करें इस चैप्टर की, तो ये इस चैप्टर से अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं हर साल जेई में, इसलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे उनमें सबसे पहला है हिसिस लॉ। ये लॉ ही सारे थर्मोकेमिस्ट्री का बेस है। इसी में हम देखेंगे कि कैसे हम डिफरेंट थर्मोकेमिकल इक्वेशंस का यूज करके किसी भी रिएक्शन के लिए उसका एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं। फिर डिफरेंट तरह के एंथैल्पीज को देखेंगे हम। एंथैल्पी मेजर करने का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फिर देखेंगे जो कि है कैलोरीमीटर की मदद से। लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि कुछ इनमें से जेई के होंगे, कुछ सैंपल पेपर से होंगे, ताकि हम इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ पाए। क्योंकि बिना क्वेश्चन बनाए फिजिकल केमिस्ट्री में किसी भी तरीके का या फिर किसी भी सब्जेक्ट में बिना क्वेश्चन बनाए आप किसी भी सब्जेक्ट पे कमांड नहीं पा सकते हो। तो पहला है हमारा हिसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट समेशन, कांस्टेंट हीट समेशन। तो ये क्या कहता है कि किसी भी रिएक्शन स्टेप, अगर हम किसी भी रिएक्शन को करने का जो तरीका होता है वो बहुत से हो सकते हैं। मान लीजिए हम रिएक्शन को ले गए ए से बी, बी से सी और फिर सी से डी, और एक दूसरा रिएक्शन किया हमने ए से डी। तो अगर आप ए से बी से सी से डी वाला जो पाथ है, मतलब मान लीजिए कि हमारे पास एक रिएक्शन है जो दो तरीके से हो सकता है। पहला है ए से बी से सी से डी, ये हमारा पहला पाथ। दूसरा पाथ है हमारा ए से सीधा डी। अब आप मान लो कि इसमें जो हीट समेशन है, मान लीजिए इसमें जो एंथैल्पी चेंज आया वो आया हमारा डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3। और ए से डी में जो डायरेक्ट जो कन्वर्जन उसका एंथैल्पी चेंज आया डेल्टा H4। तो हिसिस लॉ ये कहता है, मतलब हिसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन ये कहता है कि ये जो डेल्टा H4 है वो बराबर होगा डेल्टा H1, डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 के। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो एंथैल्पी चेंज है किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो कांस्टेंट होती है, वो हीट पे डिपेंड नहीं करती। और ये सही भी है क्योंकि एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है इस फैक्ट का कि जो एंथैल्पी चेंज है वो एक स्टेट फंक्शन है और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। तो आप बोल सकते हो कि कांस्टेंटली हिसिस लॉ का जो कांस्टेंट हीट समेशन वाला लॉ है वो एक कॉन्सिक्वेंस है या फिर रिजल्ट है आपका एंथैल्पी का स्टेट फंक्शन होने का, बस। तो ये है हिसिस लॉ। अब इस लॉ की मदद से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंट रिएक्शंस को का एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम किसी रिएक्शन को एक पाथवे से ले आते हैं पर उसका जो एफिशिएंसी होता है वो बहुत कम होता है, पर हमें उसका हीट एंथैल्पी कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं, किसी दूसरे पाथ के थ्रू उसका एंथैल्पी कैलकुलेट कर लेते हैं। और किसी दूसरे पाथ का मान लीजिए कि उसमें जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है वो थोड़ा सस्ता है या फिर मोर अफोर्डेबल है, ऐसा कुछ है। तो इसीलिए हम इसकी मदद से ऐसा कर सकते हैं। तो अभी आप देखोगे कि थर्मोकेमिकल इक्वेशंस कैसे होते हैं। मैंने इसके लिए अलग से स्लाइड भी डाली है। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल है इस लॉ का। मान लीजिए कोई रिएक्शन है जो कि ए से ए प्लस बी होकर के सी प्लस डी दे रहा है। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए एक्स प्लस वाई डेल H1 दे रहा है। ए पहले एक्स प्लस वाई में जा रहा है, फिर बी जो है वो एक्स से रिएक्ट करके जेड दे रहा है, और फिर वाई जो है वो सी दे रहा है। ये 3 है आगे, और जेड जो है वो डी दे रहा है। जेड क्या दे रहा है, डी दे रहा है।
तो जो ओवरऑल चेंज होगा इस रिएक्शन का वो हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि डेल एच डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा एच वन डेल्टा एच टू डेल्टा एच थ्री प्लस डेल्टा एच फोर। इसमें क्या हो रहा है कि डेल्टा ए से हमें x प्लस वाई मिल रहा है और b जो है उस x से रिएक्ट करके हमें z दे रहा है। y c में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये वाला y c में कन्वर्ट हो रहा है और z जो है वो d में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो अगर हम इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना चाहे ओवरऑल का तो ये हो जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, जिसमें हमने सम कर दिया। अब हम देखेंगे डिफरेंट तरह के इंथैल्पी जो कि रिएक्शन में होते हैं। पहला है बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी क्या है? ये इंथैल्पी चेंज है जब किसी पार्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ दिया जाए एक गैसियस मॉलिक्यूल में। जैसे कि मान लो आपके पास H2 है गैसियस फॉर्म में और हमने H और H के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर दिया और दो हाइड्रोजन एटम उससे एक्सट्रैक्ट कर लिए। तो इसमें जो एंथैल्पी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये और भी बॉन्ड्स के लिए हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम किस बॉन्ड की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि पहला कि इसमें जो भी जिसके भी बॉन्ड को हम तोड़ना चाह रहे हैं, जिन दोनों एटम के बॉन्ड को जो तोड़ना चाह रहे हैं, उसमें जो स्टेट है उस मॉलिक्यूल का जो दोनों एटम से मिल के बन रहा है वो क्या होनी चाहिए? वो हमेशा गैसियस होनी चाहिए, मतलब वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होनी चाहिए। ये जरूरी बात है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की। एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि इसका सिर्फ एक मोल ही टूटना चाहिए, मतलब ये स्टैंडर्ड है एक तरीके से। आप फिर दूसरा रिएक्शन ले लो, मान लो 2Cl2 गैसियस स्टेट में है, हमें 4Cl दे रहा है। तो इस केस में हम इसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसमें दो बॉन्ड टूट रहे हैं, दो क्लोरीन मॉलिक्यूल टूट रहे हैं, जबकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सिर्फ एक मोल के लिए डिफाइंड होता है। तो ब्रेकिंग ऑफ ए पर्टिकुलर 1 मोल ऑफ बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे 1 मोल होनी चाहिए थी, 1 मोल ऑफ बॉन्ड, तो वो 1 मोल बॉन्ड टूटने चाहिए, तभी हम उसे कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब मान लो कि एक मॉलिक्यूल है जो है CH4। अब हम कहेंगे कि इसके बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगा? तो ऐसे पॉलीएटॉमिक केसेस में जहां जिस बॉन्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं वैसे उसी तरीके मल्टीपल बॉन्ड्स उसमें मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उस कार्बन से जुड़े हुए। मतलब ऐसा नहीं कि मान लो आप कैलकुलेट कर रहे हो CH4 का C और H बॉन्ड का, तो हम यहाँ स्पेसिफाई करेंगे कि हम इस कार्बन के लिए कर रहे हैं। किस कार्बन के लिए? इस कार्बन के लिए। मान लीजिए ये बॉन्ड, ये था हमारा मॉलिक्यूल जो कि कुछ ऐसा दिखता है। तो हमें यहाँ स्पेसिफाई करना होगा कि हम CH बॉन्ड जो बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट कर रहे हैं CH बॉन्ड के लिए, वो हम इस वाले कार्बन के लिए कर रहे हैं, ना कि इस वाले कार्बन के CH बॉन्ड के लिए। ये हो गई पहली चीज, ये स्पेसिफाई किया रहेगा क्वेश्चन में। अब दूसरी चीज क्या हो गई कि हम यहाँ देख सकते हैं कि CH4 जो मॉलिक्यूल है उसमें 4 कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। तो हम कौन से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को कंसीडर करेंगे? क्योंकि एक तो करनी होगी हमें। तो ऐसे वाले केस में हम क्या करते हैं कि हम किसी एक का ना लेकर के हम मीन ले लेते हैं। मान लो हमारे पास ये CH4 मॉलिक्यूल है, इसका हमने पहला हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड तोड़ा और इसमें रिलीज हुआ 427 मतलब पॉजिटिव में किलो जूल पर मोल। फिर दूसरा बॉन्ड जब थोड़ा तब आया 439, तीसरे में 452 और चौथे में आया हमारा 347। मान लो ये हमारे 4 बॉन्ड एंथैल्पीज आए चारों बॉन्ड को तोड़ने में। तो ऐसे वाले में हम किसी एक को ना लेकर के क्या करते हैं? मीन ले लेते हैं। इसमें क्या होता है कि हम इन चारों को जोड़ लेंगे, पहले क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 1/4 ऑफ डेल्टा एच, एटोमाइजेशन भी बोल सकते हैं इसे। क्योंकि यहाँ पे अगर आप इन सारे इक्वेशंस को जोड़ोगे तो ये CH3 सब में कैंसिल हो जाएगा, CH2 CH भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा लास्ट में?
CH4 C गैसियस प्लस 4H गैसियस, इसे हम एटोमाइजेशन कहते हैं, इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग एटोमाइजेशन। इस चीज को हम आगे भी देखेंगे कि हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं 1 मोल ऑफ ए गैसियस मॉलिक्यूल और उसको उसके एटम्स में तोड़ देते हैं, इसलिए उसे डेल्टा एच एटोमाइजेशन कहते हैं, जिसे हम डेल्टा ए एच से दिखाते हैं। तो इस केस में एटोमाइजेशन ही हो रहा है एक तरीके से, तो इसको हम डेल्टा एच 1 2 3 4 ना लिख करके सीधा लिख देंगे डेल्टा ए एच डिवाइड बाय 4 या फिर 1/4 ऑफ डेल्टा एच, जो कि हमारा आ जाएगा 416 किलोजूल पर मोल। तो इस बात को ध्यान रखें कि अगर आपके पास कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है और आपको दिया गया है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी निकालने के लिए, तो उस केस में आप किसी एक का ना लेकर के सबका मीन ले लेंगे, तो उसमें हम मीन बॉन्ड एंथैल्पी भी कहते हैं या फिर उसे, और डिसोसिएशन बॉन्ड एंथैल्पी भी कहेंगे अगर एक से ज्यादा आइटम हो तो। आगे दूसरा है कंबशन। कंबशन क्या है? कंबशन है किसी भी सब्सटेंस को हीट करके अगर उसके हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको अगर कंबशन या फिर उसे लिट कर दे फायर से, तो 1 मोल उस सब्सटेंस को मतलब हीट करने में फिर कन्वर्ट करने में उसके प्रोडक्ट्स में जो एनर्जी कंज्यूम होगी उसे हम कहेंगे कंबशन एंथैल्पी। जैसे मान लीजिए आपके पास ये है कार्बन जो कि है अपने सॉलिड फॉर्म में और इसे हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो इससे हमें CO2 मिल रहा है। इस दौरान एनर्जी रिलीज होती है जिसका अमाउंट होता है 394 किलोजूल पर मोल। ये माइनस साइन बता रहा है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें एनर्जी रिलीज होगी। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, इन सब में आप एक चीज देखोगे कि हम जब भी लेते हैं 1 मोल लेते हैं, कितना लेते हैं? 1 मोल। तो इसमें भी हम जब कंबशन एंथैल्पी ऑफ कंबशन कैलकुलेट करेंगे तो हम कार्बन का 1 मोल लेंगे, ना कि 2 या उससे अधिक मोल। आगे हमारा कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या है? कैलोरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं एंथैल्पी चेंज। तो ये है हमारा कैलोरीमीटर। अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे एक हमारा सैंपल है, हमने सैंपल को यहाँ रखा है और इसे लीड की मदद से, फायरिंग लीड की मदद से हीट करते हैं और ऑक्सीजन का हाई प्रेशर लेते हैं। अब क्या होता है कि हम यहाँ पे वाटर को रख देते हैं, इसके सराउंडिंग में वाटर भर देते हैं और ये हमारा बॉम्ब है और ये हमारा स्टीरर है। अब क्या होगा कि हम इनिशियली इस वाटर के टेम्परेचर को नोट डाउन कर लेंगे। अब क्या करेंगे? इसके बाद हम इसे हीट करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी जिसके कारण इस वाटर का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जैसे ही ये पूरा का पूरा सैंपल हीट हो जाएगा और ये हम नोन मास ऑफ सैंपल लेते हैं, जैसे ये पूरा का पूरा हीट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी और इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जैसे ही रिएक्शन खत्म होगा उसके बाद हम थर्मोमीटर की रीडिंग ले लेंगे और हमारे पास अब इनिशियल हीट है, इनिशियल टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर है। और आपको पता है कि हीट कैपेसिटी वाटर की क्या है? वाटर की हीट कैपेसिटी भी पता होनी चाहिए आपको। अब हमारे पास टेम्परेचर है, हमारे पास हीट कैपेसिटी है, हम एंथैल्पी निकाल सकते हैं क्योंकि डेल्टा H इज इक्वल्स टू होता है डेल्टा CT, है ना? NCV डेल्टा T। डेल्टा H इज इक्वल्स टू होता है NCV डेल्टा T। डेल्टा T पता है हमें, डेल्टा H हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें CV भी पता है और वाटर का भी पता है। तो इस तरीके से हम किसी भी सैंपल का एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग कंबशन निकाल सकते हैं इस कैलोरीमीटर की मदद से। बशर्ते ये जो हमारा लिक्विड है उसका हमें हीट कैपेसिटी पता होना चाहिए। द कंटेनर इज डिप्ड इन लिक्विड ऑफ नोन हीट कैपेसिटी। इस केस में हमने वाटर लिया। अब कैलोरीमीटर 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है जिसमें हम डेल्टा U कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा U कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको पता है जो डेल्टा U का फॉर्मूला है वो है NCV/dt। क्या है?
NCBDT, सॉरी यहाँ पिछले वाले के लिए यहाँ पे NCPDT होगा ना कि CBDT। अब अगर आपको डेल्टा यू कैलकुलेट करना है तो आपको जो भी रिएक्शन है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे करनी होगी। किस पे करनी होगी? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैलकुलेट करेंगे तो इससे क्या होगा हमारा, हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकेंगे, हमें ये हीट कैलकुलेट कर पाएंगे। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट एक्सचेंज होता है वो किसके बराबर होता है? वो डेल्टा यू के बराबर होता है। और इस तरह के कैलोरीमीटर को हम बॉम्ब कैलोरीमीटर कहते हैं, जिसमें हम क्या कांस्टेंट रखते हैं? वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं। उस तरह के कैलोरीमीटर को हम बॉम्ब कैलोरीमीटर कहते हैं। यही बॉम्ब कैलोरीमीटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर रिएक्शन जो भी हम करते हैं वो हम सॉल्यूशन फेज में करते हैं हमेशा। मतलब जो भी हम सब्सटेंस लेते हैं उसको ज्यादातर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे रख पाते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि हम डेल्टा यू कैलकुलेट कर पाते हैं। अगर आपको CV पता है तो आप CP भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि CV माइनस CP इज इक्वल टू R, तो आप CP भी निकाल सकते हो। दूसरे तरफ अगर आपको डेल्टा H कैलकुलेट करना तो आपको क्या कांस्टेंट रखना पड़ेगा? प्रेशर, क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होता है? NCP डेल्टा T। तो अब हमें पता है कि हीट कैपेसिटी क्या है कांस्टेंट प्रेशर पे, डेल्टा T हमको पता ही है, और वाटर भी पता है हमें वाटर में कितने अमाउंट पे लिया। अगर हम इसे कैलकुलेट कर ले तो हम डेल्टा H कैलकुलेट कर पाएंगे। अब कुछ और इंथैल्पीज देखेंगे। एक है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये क्या है? ये वो इंथैल्पी चेंज है जब एक मोल किसी भी कंपाउंड का बनता है उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में जो कि अपने स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट है। तो यहाँ 2-3 बातें आ गई एक साथ। पहला कि जो भी कंपाउंड हम बना रहे हैं उसमें कितना फॉर्मेशन चेंज हो रहा है, लेकिन इंथैल्पी चेंज हो रहा है उसका फॉर्मेशन में, लेकिन वो जो कंपाउंड बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए? वो 1 मोल बनना चाहिए, पहली बात। दूसरा, वो अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से ही बनना चाहिए। और तीसरी बात, वो सारे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट जो है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में। थर्मोकेमिस्ट्री में यही चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आपको ध्यान रखना है कि हम जो भी इंथैल्पी ऑफ कंबशन या इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की बात कर रहे हैं उसमें कितने मोल इन्वॉल्व है, ये चीज पहली, क्या उससे कंडीशंस है, ये सारी चीजें दिमाग में रहेंगी तभी थर्मोकेमिस्ट्री क्वेश्चन बनेंगे। ये पहला आपका स्टेप होता है किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करने, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपको किस तरह की हीट या फिर इंथैल्पी चेंज के बारे में डिस्क्रिप्शन दी गई है, उसके क्या क्या कंडीशन रखे गए हैं। तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए एटलीस्ट। अब जैसे मान लीजिए इस केस में हम जो चीज बना रहे हैं वो है CO2। अब CO2 बना रहे हैं, इसका 1 ही मोल बन रहा है, तो इसे हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 1 ही मोल बन रहा है। कार्बन भी हमने इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया है, ये कार्बन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म, जो कि ग्रेफाइट होता है, स्पेसिफिकली ग्रेफाइट होता है, हम ग्रेफाइट को लेते हैं। और दूसरा हमने ऑक्सीजन लिया, ये भी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जो कि ऑक्सीजन O2 गैसियस है। तो यहाँ हमने से कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन की मदद से बनाया 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये दोनों जो कंस्टिट्यूएंट थे वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट थे। ये कुछ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस है, कुछ कंपाउंड्स के, मैंने एनसीईआरटी से उठाया, आप देख सकते हो। वैसे एक इंपॉर्टेंट चीज, ये चीजें पूछी जा सकती है कि मान लीजिए कोई आपको HCl बनाया जा रहा, तो वो कैसे बनेगा? H2 का स्टैंडर्ड स्टेट होता है H2 गैसियस, ठीक है। तो आप यहां देख सकते हो कि उनका जो स्टैंडर्ड स्टेट है उसमें एलिमेंट का स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या है? 0 है। इसी तरह इसका भी 0 है। तो जिस कंपाउंड का 0 होता है वो उसका स्टैंडर्ड स्टेट होता है, ठीक है। हमने C ग्रेफाइट ले लिया, ठीक है, और यहां पे ले लिया Cl2 गैसियस। उसी तरह H2 गैसियस का भी 0 होता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का यूज करके किसी भी रिएक्शन के इसको निकाल सकते हैं, क्या बोलते हैं, एंथैल्पी चेंज। इसका एग्जांपल हम आगे देखेंगे।
फिर है ये एटमाइजेशन चेंज, जो मैं बता चुका हूँ कि किसी भी कंपाउंड को तोड़ के उसके गैसियस एटम्स में बदलना, जो कि गैसियस एलिमेंट एटम में बदलना, एलिमेंटल फॉर्म में बदलना, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंथैल्पी। और इसमें भी हम 1 मोल गैसियस एटम को ही तोड़ते हैं। जैसे कि हमने ले लिया सी गैसियस, सी ग्रेफाइट, और इसको बदल दिया हमने सी गैसियस में, तो ये भी एक तरीके का क्या हो गया, एटोमाइजेशन ही हो गया। लेकिन हाँ, इसमें भी 1 मोल ही टूटनी चाहिए, 1 मोल को ये बदल रहे हैं। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, गैसियस में बदल रहे हैं। किसमें बदल रहे हैं? गैसियस में बदल रहे हैं। और जिस भी एलिमेंट का बदल रहे हैं वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट है। फिर हमारा अगला है फेज ट्रांजिशन एंथैल्पी। फेज ट्रांजिशन एंथैल्पी सिंपल आप समझ सकते हो इसके टर्मिनोलॉजी से ही, कि इसमें हम किसी भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड को उसके फेजेस के थ्रू गुजारते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिक्विड से गैसियस बना दिया, तो ये हो गया डेल्टा एच वेपराइजेशन, मतलब लिक्विड तो गैसियस हो गया और डेल्टा एच वेपराइजेशन जो कि हो गया 40.70 किलो जूल पर मोल। अगर हम सॉलिड से गैस बदले तो ये हो जाएगा डेल्टा एच सब्लिमिनेशन हो जाएगा हमारा, और सॉलिड से लिक्विड बदले तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा एच फ्यूजन। ये तीनों जो है फेज ट्रांजिशन एंथैल्पी है। आगे हमारा हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है कि जब हम किसी भी 1 मोल आयन को जो कि गैसियस स्टेट में, उससे हम हाइड्रेट कर देते हैं या फिर वाटर से सराउंड कर देते हैं। उदाहरण के लिए ये हमारा Na+ गैसियस एटम है, इसको हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया। अब इसका स्टेट क्या हो गया? Na+ एक्वस। और इसमें जो एंथैल्पी चेंज हुआ इसे हम बोलते हैं डेल्टा एच हाइड्रेशन, जो कि हमारा -406 किलो जूल पर मोल है। इसमें भी हम 1 मोल आयन को ही डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में। नेक्स्ट हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या देखते हैं कि हम उस एंथैल्पी चेंज को कंसीडर कर रहे हैं जहां पे हम 1 मोल गैसियस एटम का एक इलेक्ट्रॉन प्लग आउट कर ले रहे हैं। जैसे ये हमारा सोडियम गैसियस एटम है, इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो इस केस में हम इसे कहेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर इसे अच्छे से स्पेसिफिकली कहना हो तो इसे हम कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि हम पहला इलेक्ट्रॉन जो निकाल रहे हैं, इसीलिए हम इसे कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये हमारा हो जाएगा +496 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूशन एंथैल्पी। इसमें क्या होता है कि हम 1 मोल सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। तो यहाँ जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये चीज हमेशा स्पेसिफाई होनी चाहिए कि हम कितने अमाउंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें। तो आप कह सकते हो कि जो सॉल्यूशन एंथैल्पी है वेरी करेगा केस टू केस, मतलब कि वेल डिफाइंड नहीं है। सिर्फ क्या डिफाइन किया गया है कि हमारा सॉल्यूट का जो मास मतलब कि जो अमाउंट है वो डिफाइन किया गया, जो कि है 1 मोल, और सॉल्वेंट का कोई स्पेसिफाइड अमाउंट नहीं दिया हुआ, इसीलिए ये कभी एक नहीं होगा। डिपेंड करेगा हम किसकी बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर है NaCl को हमने सॉलिड था उसे हमने डिसॉल्व कर दिया एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ लिक्विड में, और हमें इतना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुआ 3.9 किलो जूल पर मोल। लेकिन इसमें हमने सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। इसलिए वेरी करेगा कि हम किस अमाउंट को ले रहे हैं। डिफरेंट अमाउंट के लिए डेल्टा एच सॉल्यूशन डिफरेंट आएगा, फिर सॉल्यूशन एंथैल्पी डिफरेंट आएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि लैटिस एंथैल्पी। ये वो एनर्जी रिलीज है जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड को हम डिसोसिएट करते हैं उनके गैसियस आयन में। जैसे उदाहरण के लिए हमने लिया सोडियम क्लोराइड का सॉलिड फॉर्म और उसको गैसियस आयन में बदल दिया, जो कि है Na+ गैसियस और Cl- गैसियस। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है क्या हो गई कि हम 1 मोल को तोड़ रहे हैं, पहली बात आयनिक को तोड़ रहे हैं, और जिसमें तोड़ रहे हैं वो हमारा गैसियस आयंस बन रहा है। क्या बन रहा है? गैसियस आयंस। ये देख सकते हो आप, ये आयन है कैटायन जो कि गैसियस फॉर्म में, इस तरह Cl- गैसियस फॉर्म में। तो हमें इस तरीके से ब्रेक करना है ताकि हमें एंड रिजल्ट गैसियस एटम मिले, गैसियस आयनिक एटम मिले। नेक्स्ट हमारा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन।
किसी भी रिएक्शन में जो इंथैल्पी चेंज होता है उसे हम सीधा सीधी क्या कहते हैं, इंथैल्पी, रिएक्शन इंथैल्पी। मान लिया कि रिएक्शन है A प्लस बी से C प्लस डी, उसमें हीट रिलीज या फिर एब्जॉर्ब हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह के रिएक्शन की बात कर रहे हैं, या फिर वो रिएक्शन की प्रकृति पर डिपेंड करता है। उसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो हमने अभी डेल्टा एच फॉर्मेशन देखा था यही यूज है डेल्टा एच फॉर्मेशन का। इसमें हम क्या करेंगे कि हम इन सब के डेल्टा एच फॉर्मेशन को ले लेंगे। जैसे कार्बन ले लिया हमने, अब क्या किया कि इन सब के फॉर्मेशन, डेल्टा एच फॉर्मेशन को इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया, और रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट मतलब समेशन ऑफ, हम लिख सकते हैं, मान लो ये रिएक्टेंट के लिए, इसके लिए रिएक्टेंट के लिए, और ये उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, प्रोडक्ट से माइनस कर देंगे, पी आई डेल्टा एफ एच आई। यहाँ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की संख्या एक से ज्यादा हो सकती है, इसलिए मैंने समेशन लिया। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं सारे के प्रोडक्ट का जो डेल्टा एच फॉर्मेशन है सबका, उसको उसके स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, माइनस रिएक्टेंट से रिएक्टेंट का भी सेम चीज कर देंगे, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। नोट की बात यहाँ पे ये है कि द एंथैल्पी चेंज मेंशन्ड इन द एग्जांपल आर एप्रोप्रिएट अप्रोक्सीमेट वैल्यू एंड कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम इससे रिलेटेड। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस डेल्टा एच फॉर्मेशन नॉट। तो इसके लिए हमें अपना डेफिनेशन याद करना चाहिए पहले, कि जो भी हम कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं उसका जो अमाउंट है वो 1 मोल होना चाहिए, पहली बात। दूसरी, कि जिस भी एलिमेंट को हम ले रहे हैं, कंपाउंड को ले रहे हैं, उन्हीं के एलिमेंट्स होने चाहिए, मतलब कोई स्टेप वाइज रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ये दूसरी। और जो भी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। ये तीनों बात फॉलो होंगी तभी हम कहेंगे कि हाँ ये क्या है, हमारा डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन है। तो चलिए एक एक रिएक्शंस को देखते हैं। पहला जो है वो है सी डायमंड प्लस ऑक्सीजन, जो हमें दे रहा है CO2 गैसियस। तो अगर हम पहला चेक डालें जो कि था कि हमारा 1 मोल होना चाहिए, तो वो ठीक है, सही है, 1 मोल ही बन रहा है CO2 का। दूसरा, इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनना चाहिए कार्बन और ऑक्सीजन, इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन, ये भी सही है। तीसरा, वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट होने चाहिए, ये चीज यहाँ पे नहीं है। आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन तो अपने गैसेस फॉर्म में है, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पर कार्बन अपने गैस स्टेट में फॉर्म में, मतलब स्टैंडर्ड स्टेट में ना होकर के डायमंड में है, क्योंकि कार्बन का जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो है ग्रेफाइट, ना कि डायमंड। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है वो डेल्टा एच नॉट एफ नहीं देगी, मतलब इसमें जो इंथैल्पी चेंज होगा वो डेल्टा एच नॉट एफ के बराबर नहीं होगा, ये कैंसिल हो गई। दूसरी है HF बन रहा है हाइड्रोजन और फ्लोरीन से। पहला चेक 1 मोल, ठीक है, सही है, 1 मोल ही बन रहा है। उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बन रहा है, हाँ बन रहा है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन से बन रहा है। तीसरे, क्या वो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है, हाँ बिल्कुल है, हाइड्रोजन गैसियस में है, फ्लोरीन गैसियस में है, तो क्या हो गया, ये सही हो गया। आगे हमारा जो कंपाउंड बन रहा है वो कितने मोल बन रहा है, 2 मोल बन रहा है, तो ये तो पहले ही कैंसिल आउट हो गया तो ये गलत हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा कि हमारा CO2 बन रहा है, पर 1 मोल बन रहा है, हाँ बन रहा है, चलो ठीक है, पर क्या अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बन रहा है, नहीं, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से नहीं बन रहा है। यहाँ कार्बन होनी चाहिए थी, ऑक्सीजन तो ठीक है, चलो यहाँ कार्बन होनी चाहिए थी, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है ये वही सेम चीज यहाँ लिखी हुई है कि डेल्टा एच फॉर्मेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और एब्जॉर्ब व्हेन 1 ग्राम मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, पहला कंडीशन, फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, दूसरा कंडीशन, एंड फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ कंपाउंड द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट मस्ट बी इन एलिमेंटल फॉर्म। हाँ ये दूसरा कंडीशन है, मतलब एलिमेंटल फॉर्म में होनी चाहिए, वही चीज है, और जो कि है सिर्फ HF के लिए। आगे
आगे क्वेश्चन क्या है, इसमें हमने देखना है कि हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर इतना एंड इतना। क्या दिया हुआ है, कार्बन का और कार्बन मोनोऑक्साइड का हीट ऑफ कंबशन दिया हुआ है। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है कार्बन मोनोऑक्साइड पर मोल का। क्या निकालना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो हमें 3 इक्वेशंस पता होनी चाहिए। पहली कि कार्बन के कंबशन का एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन पता होना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के कंबशन का थर्मोकेमिकल इक्वेशन पता होना चाहिए, और कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्मेशन का थर्मोकेमिकल इक्वेशन पता होना चाहिए। तो अपने जो प्रीवियस थॉट मतलब कि जो स्लाइड्स उसकी में से पहली चीज तो हम कर लिख सकते हैं, तीसरी चीज जो कि थी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ इस तरह दिखता है। इसका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन। इसका 1 मोल बनना चाहिए, चलो ठीक है। ऑक्सीजन का जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो क्या है, गैसियस है, और किसमें, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो ये तो हो गया हमारा कार्बन। ये हमारा ग्रेफाइट होना चाहिए। अब इसका हाफ लेंगे क्योंकि इस इक्वेशन में बैलेंस भी होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा तीसरा इक्वेशन। तो हमें ये इक्वेशन फाइनली चाहिए। तो हमें इन दोनों इक्वेशंस के बारे में नहीं पता, पर अभी हमने तुरंत देखा भी था और आपको पता भी होगा इसका कंबशन होता है कुछ इस तरीके से। हाँ, यहाँ 1 मोल ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात करें तो ये कुछ ऐसा होगा, इसका भी 1 मोल होना चाहिए। तो ये हमारे 2 इक्वेशन है जिससे हमें इसे निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, ये हमारे इक्वेशंस होगा। सीधा हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से घटा देंगे। जब हम 2 को 1 से घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा CO प्लस हाफ O2 गिव CO2। क्योंकि हम घटा रहे तो ये रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वेशन रिवर्स हो जाएगा। क्योंकि हम 2 - 1 करें, इसके अगर माइनस लग गया तो ये इक्वेशन माइनस तो होता नहीं, ऐसा तो होगा नहीं कि माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन रिवर्स होता है। हमारा CO गैसियस, अगर इसे हम घटाएंगे तो ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा। दूसरी चीज क्या होगी, ये कट जाएगी, इससे यहाँ पे बन जाएगा हाफ O2। तो ये हमारा पूरा क्या आ जाएगा, CO गैसियस, जो कि होगी इक्वेशन हाफ O2 कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2। क्योंकि इक्वेशन 2 को घटाना था 1 से, 2 को घटाए 2 - 1 था, तो ये रिवर्स आएगी जो कि होगी ये वाली CS हाफ O2 प्लस CO गैसियस। याद रखिए कि जिस क्या होगा, माइनस कर रहे हैं 1 - 2 कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 1 - 2। तो 2 क्या के नेगेटिव साइन है, तो इसका डेल्टा H जो नेगेटिव था वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इसके रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट बन जाएंगे, प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बन जाएंगे। तो हमारा हो जाएगा -110 किलो जूल पर मोल। आप यहाँ देख सकते हो कि पहले ये जो 283.5 है इसे हमने नेगेटिव में नहीं लेके पॉजिटिव में लिया, क्योंकि हम 1 - 2 कर रहे हैं। अगला, फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ इथेनॉल, जो कि है ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड एज मेजर्ड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर में क्या था, डेल्टा U का कैलकुलेशन था, और हम वहां पे क्या CV कांस्टेंट रख रहे थे, इज 1364.47 किलो जूल पर मोल, 1364.47 किलो जूल पर मोल, या फिर 1364.47 किलो जूल पर मोल। इसमें जो हीट प्रोड्यूस हुआ वो ये लिखा हुआ, हीट मतलब Q भी दिया हुआ हमारा। Assuming the ideality enthalpy of combustion, the delta HC for the reaction will be। इसके लिए हमें डेल्टा HC कैलकुलेट करना है। चलिए देखते हैं।
डेल्टा यू हमें पता है, डेल्टा एच निकालना है। आपको पता है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। इनको नहीं पता है, बता देता हूँ, इक्वेशन आपने देखी होगी। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। अब सिंपल पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यही हमने यूज कर लिया यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा डेल्टा एन जी आर टी। अब क्योंकि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आर को बाहर रख के, क्योंकि आर एक कांस्टेंट है। तो डेल्टा एन जी यहाँ क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। तो इस इक्वेशन के दौरान अगर आप देखो तो 3 + 2 प्रोडक्ट में 5 मोल है गैसियस के, सिर्फ गैसियस लेंगे, सिर्फ गैसियस लेंगे, क्योंकि डेल्टा एन जी है, क्योंकि हमने जो इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन जी आर टी पुट किया वो गैसियस के लिए सही होता है। तो ये जाएगा 2, इस 3 को नहीं लेंगे क्योंकि लिक्विड में है। उसी तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन में कितना है, 3, तो 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1। हमने सारे वैल्यूज को पुट कर दिया, 298/1000 हमारा आंसर आ गया -136.95। अगर आप चाहते तो इसे आप इस तरीके से ही बना सकते थे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगर इसमें टेम्परेचर मेंशन किया रहता तो हम क्या करते, अगर इसमें टेम्परेचर मेंशन किया रहता, टेम्परेचर चेंज अगर होता, तो हम क्या करते, हमें डेल्टा यू पता थी, एन सी वी, डेल्टा टी फॉर्मूला में पता है, सी वी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, डेल्टा टी हमें दिया रहता, एन पता रहता, डेल्टा यू पता रहता। एक बार हम सी वी कैलकुलेट कर लेते हैं, हम सी पी माइनस सी वी करके आर निकाल लेते हैं, है ना। सी पी माइनस सी वी, सॉरी सी पी माइनस आर, सी वी माइनस आर करके सी पी निकाल लेते, सी पी निकल जाता तो फिर एन सी पी डेल्टा टी करके भी डेल्टा एच निकाल सकते थे, पर इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए हम इसे ऐसे निकालेंगे। अगला हमारा, इफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ एक्स वाई, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब x + y बन रहा होगा, x2 मतलब दो x बन रहे होंगे, ठीक है, y2 दो y बन रहे होंगे। इनकी जो रेशियो है, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, वो कितनी है, 1:1:0.5। मतलब अगर हम इसको, इस रेशियो को x मान ले, फिर मान लीजिए a मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा a, ये भी हो जाएगा a, ये हो जाएगा 0.5a। ये चीज हो गई। अब दिया हुआ डेल्टा एच एफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई इज, एक्स वाई का जो फॉर्मेशन है वो दिया हुआ -200 kJ/mol। फॉर्मेशन कैसा होता है, x + y दिया हुआ है, x + y दिया हुआ एक तरीके से। अब इसका स्टैंडर्ड स्टेट x2 y2 है कि x + y है, वो देखना होगा हमें। तो डेल्टा एच हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ XX, बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ YY माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ XY। तो हम यहाँ क्या ले रहे हैं, हम यहाँ स्टैंडर्ड स्टेट, इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ, सॉरी इसके लिए। x का जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो ले रहे हैं x2, y का स्टैंडर्ड स्टेट ले रहे हैं y2। अब डेल्टा एच फॉर्मेशन ये हो जाएगा। नेक्स्ट, ये एक और तरीका है डेल्टा एच फॉर्मेशन कैलकुलेट करने का, जिसमें हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की मदद से कैलकुलेट करते हैं। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ x2 प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ y2 माइनस 2 बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ x एंड y। ये मान लो हमने a मान लिया, ठीक है, ये a मान लिया, ये हो गया a, ये हो जाएगा a/2। अब इनके वैल्यूज को हम पुट कर देंगे, -400 से इक्वेट कर देंगे और हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकल जाएगा वो x2 का 800 kJ/mol, क्योंकि a की वैल्यू आएगी 800 kJ/mol। आगे, द एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ BaCl2, डिसोल्यूशन मतलब वाटर में डिसोसिएट होना, Ba2+ और Cl2- देना, 2Cl- देना,
एंड BaCl2.H2O आर इतना 8.8 किलो जूल पर मोल। द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो इसमें हाइड्रेशन मतलब क्या होता है, सिर्फ H2O को निकालना, सिंपल सी बात है कि कैलकुलेट करना हमें। और BaCl2 को जब हम वाटर में डिसोसिएट करते हैं, BaCl2H2 क्या देगा, BaCl2.H2। ये इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इसका वैल्यू भी निकालना है। सॉरी, इसका वैल्यू दिया हुआ है माइनस 20.6 किलो जूल पर मोल। BaCl2 प्लस H2O ये भी दिया हुआ है 8.8 किलो जूल पर मोल। अब इस रिएक्शन को अगर हम 1 - 2 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20.6 माइनस 20.6 माइनस 8.8, जो कि हमारा जाएगा 29.4 निकल करके। आगे, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2 साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सेन आर गिवन। साइक्लोहेक्सीन एंड साइक्लोहेक्सेन आर गिवन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है, H2 प्लस O2 दिया हुआ है, ये हो जाएगा हाफ H2O। साइक्लोहेक्सीन दिया हुआ है, साइक्लोहेक्सीन किस तरीके का होगा, ये साइक्लोहेक्सीन है, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 8 9 और 10, 6 कार्बन 10 हाइड्रोजन। तो ये हमें क्या देगा, O2 के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, ये हमें CO2 और H2O देगा। आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेना, ये जगह C6H12 प्लस हाफ प्लस O2 देगा हमें CO2 प्लस H2O। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ आपको आइडिया दे दूंगा, खुद से कर लेना। इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेना। जैसे आप इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे, आपको क्या निकालना है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन। क्या निकालना है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन। मतलब आपको इस इक्वेशन से इस इक्वेशन पे जाना है, इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले पे जाना है, जो कि हो जाएगा C6H10 प्लस H2, जो कि हमें देगा C6H12। ये हमारा फाइनल इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये हमें चाहिए। अगर मैं इसे बैलेंस करना चाहूं तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6। ऑक्सीजन को आप बैलेंस कर दो, हाइड्रोजन कितने है यहाँ पे 10 है, यहाँ कितने 12 है, यहाँ पे कितने 2 है, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 × 2 = 12 प्लस 5 17। तो यहाँ 17/2 कर दो इसे आप। ये कितना है, 6 × 2 = 12 प्लस 6 18। आप इसे क्या कर दो 18/2। इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब हमें इससे इससे और इससे, इन तीनों की वजह से ये इक्वेशन निकालना है। पहले तो हमें C6H12 उधर चाहिए, तो आप इस इक्वेशन को रिवर्स कर दोगे, H2 इस साइड मुझे है, हमारे पास है ही। अब कुछ ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप इन इक्वेशंस को अगर दोनों को जोड़ो तो क्या निकल के आएगा, 5 - 6 एक मॉलिक्यूल आएगा, इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और क्या निकल के आएगा, ऑक्सीजन कितना निकल के आएगा, 18/2 माइनस 17/2, ये भी हाफ O2 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा अपना। अगर आप ऐसा करोगे, इन दोनों इक्वेशंस को फर्दर आप अलजेब्रिक सम करोगे अपने हिसाब से, मतलब डिफरेंट तरीके से रीअरेंज करके, ताकि ये इक्वेशन निकल जाए। और इसी के साथ साथ इसमें भी चेंज करते जाओगे, जैसा मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 3 से मल्टीप्लाई, अगर ये भी 2 से 3 से करोगे 3 से हो जाएगा। ऐसा कर करके आपको इस इक्वेशन में पहुंचोगे जब, तो आपको अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो। अगला, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ एटम, डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ एटम B इज 134.5 किलो कैलोरी पर मोल और एटम फ्लोरीन इज 118.86 किलो कैलोरी पर मोल। अब आपको BF3 के लिए डेल्टा H फॉर्मेशन निकालना है। क्या निकालना, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ BF3 भी दिया हुआ है, -271.75। ठीक है, ये तीनों चीजें दी हुई है। और आपको एवरेज BF बॉन्ड एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ BF। तो एटमाइजेशन मतलब B2 गैसियस से B2 मिल रहा होगा, यही तो होता है डेल्टा H फॉर्मेशन। F2 से गैसियस से 2F मिल रहा होगा, यहाँ पे भी 2 भी मिल रहा होगा, सॉरी।
उसी तरीके से B2 प्लस F2 से BF3 मिल रहा होगा, है ना। तो ये भी हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी तो है, और ये भी क्या हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है। तो मतलब हमें इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पता है, ये पता है, ये पता है। इन दोनों को जोड़ और हमें BF3 का निकालना है, एक BF का निकालना है, एवरेज निकालना है ना, एवरेज निकालना है। तो जो भी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी BF3 का टोटल करने में, मतलब 3 BF बॉन्ड तोड़ने में, B और F के बीच में जो भी निकल के आएगी उसका अगर हम 1/3 कर दे तो वही तो हमारा होगा एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। और हमें इसका पूरा पता है -271.25, इस इक्वेशन का पूरा पता है फॉर डेल्टा फॉर्मेशन कितना है। तो अगर हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी करते हैं जिनमें हमें इसका और इसका पता है, तो हमें BF3 का मिल जाएगा, जो कि इससे इक्वेट कर दोगे आप, इसके बराबर कर दोगे, और हमें BF3 का बॉन्ड एंथैल्पी मिल जाएगा तीनों BF बॉन्ड का। अब उसका 1/3 कर दो, वो हमारा आ जाएगा आंसर। आगे, द हीट इन्वॉल्व इन द कंबशन ऑफ मीथेन इज, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मीथेन वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 445.15 किलो जूल ऑफ कंबशन। तो आप देख सकते हो कि 1 मोल CH4 इतना दे रहा है, मतलब क्या हुआ, आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, कार्बन का कितना हो गया एटॉमिक नंबर, मास नंबर 12 + 4 16, मतलब 16 ग्राम कंबशन में जो रिलीज हो रहा है हीट वो है 890.3 किलो जूल। तो 1 किलो जूल कितने में रिलीज होगा, 16/890 माइनस 1 किलो जूल कितने में रिलीज होगा, फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, माइनस, यहाँ पे माइनस साइन होगा, सॉरी, प्रोड्यूस लिख रहा था, उसका मतलब माइनस ही होता। 1 किलो जूल इतने में होगा, है ना। तो 445 कितने में होगा, -16, 890.3 इंटू 445 से कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अगला, द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, मतलब स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन मतलब N2 + H2 गिव्स NH3, है ना। इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 हो गया, ये भी इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। पर स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब 1 ही मोल बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए, 1 मोल बनना चाहिए, इसको इस तरीके से बैलेंस नहीं करेंगे। तो इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/2 से। ये दिया हुआ -460 किलो जूल पर मोल। इफ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, मतलब इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ फ्रॉम इट्स एटम, जो कि दिया हुआ -436 किलो जूल पर मोल। ये जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किससे हो रहा है, इसका एटम से हो रहा है, मतलब H + H2 ये दिया हुआ, एंड दैट ऑफ नाइट्रोजन -4, ये भी किससे बन रहा है, N + N N2। तो हमें कैलकुलेट करना है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH। ये सेम बिल्कुल BF3 की तरह, आप इसका ऐसा कैलकुलेट कर लो। ये पूरा पता हमें -460, उससे इक्वेट कर देना, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट से इक्वेट कर देना -460 को, और फिर प्रोडक्ट का निकाल लेना और 1/3 से डिवाइड कर देना, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी, एवरेज निकालना। आगे, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O इज ग्रेटर देन H2O गैस। पहला, द एंथैल्पी ऑफ चेंज ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन दैट इज H2O गैस गिव्स H2O लिक्विड इज नेगेटिव। आप इसको खुद से करना, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कुछ हिंट देना जायज नहीं है। तो ये था हमारे आज का लेक्चर थर्मोकेमिस्ट्री के ऊपर। हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, वेरियस रिएक्शन एंथैल्पीज देखे, और इंस्ट्रूमेंटल सेटअप भी देखा, कैसे हम कैलकुलेट करते, जो कैसे हम यूज करके उसका एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करते हैं। आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से ही चैप्टर क्लियर होगा।
तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।